not a game, it's a rich thing. तो तुम यहाँ से फरार होने की कोशिश में अपनी टांग का ये हाल कर बैठी हो। वासिफ ने इसके सूजे हुए घुटने को दिलचस्पी से देखा और ऐसे खुशगवार लहजे में बोला जैसे मौसम की सूरत हाल पर तबसरा कर रहा हो। वो जवाबन खामोश रही। वैसे मुझे तुम्हारी जरूरतमंदी और जहानत पसंद आई। शिकार जितना चुस्त और होशियार हो, इसे मार गिराने में इतना ही मजा आता है। शिकार? इसने वासिफ के अल्फाज पर इसे चौंक कर देखा। क्यों? तुम्हें इस अहमक सहाफ़ी शायान सिद्दीकी की वीडियो देखकर भी समझ नहीं आई कि तुम्हारी यहाँ क्या हैसियत है? वासिफ हंसकर बोला तो वह लर्ज कर रह गई। यह हवाला ऐसा था जिसमें बहुत वाज़ेह तौर पर समझा जा सकता था कि इस कमरे में कोई खुफिया कैमरा नस्ब है जिसकी मदद से इसकी हरकतों सिकनात पर नज़र रखी जाती है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे शैतानी दिमाग से निकलने वाले किसी मंसूबे की तकमील नहीं होगी। वो एकदम ही बेखौफ होकर बोलने लगी। यहाँ तुम्हारे अल्लाह की पसंद और पसंद का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ सिर्फ वो होता है जो इब्लीस चाहता है। इसने शहनी के बाल मुट्ठी में जकड़कर जोर से झटका दिया। महलूक की चाहत कभी हालिक की चाहत से बुलंद नहीं हो सकती। मत बोलो कि मेरा अल्लाह तुम्हारे इब्लीस को भी हलक करने वाला है और वह जब चाहेगा इस पर और तुम जैसे इसके चेलों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर देगा। तुम जैसी लड़की जो अपने माँ बाप और मजहब से सरकशी करके मॉडल गर्ल बनने के लिए तड़पी जा रही थी, इस तरह की बातें करती अच्छी नहीं लगती। वासिफ ने इसका मजाक उड़ाया। मैंने सरकशी की तो इसकी सज़ा भी पा ली, लेकिन तुम देखो कि मेरी छोटी सी सरकशी की सज़ा इतनी सख्त है तो तुम्हारी इतनी बड़ी सरकशी को वो कैसे माफ़ कर देगा? वो तो कुरान में साफ वाज़ेह है कि शिर्क के गुनाह को किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता। तबलीग नहीं चाहिए मुझे, पावर चाहिए। पावर, और वो पावर दुनिया में सिर्फ इब्लीस दिलवा सकता है। वासिफ ने जुनूनी अंदाज में इसका सर जोर से बैठ के क्राउन पर दे मारा। तकलीफ की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इसके हलक से चीख भी ना निकल सकी और वो तेवरा कर बिस्तर पर गिर गई। इस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और वासिफ की यस के जवाब में वो शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसने इसे फरार की नाकाम कोशिश के बाद दोबारा कमरे में बंद किया था। क्या मसला है? अरबाज खान का मोबाइल फ़ोन गायब हो गया। लगता है अपने कैबिन में ही मेज़ पर रखा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वहाँ से किसी जिन भूत ने गायब कर दिया हो। इस शख्स की दी गई इतला नीम बेहोश पड़ी शहनीला का दिल जोर से धड़काने लगी। अरबाज खान यकीनन इस चौकीदार का नाम था जिसने चुपके से इसकी मदद तो की थी, लेकिन अब वो खुद को महफूज रखने के लिए मोबाइल की चोरी की शिकायत भी करने लगा था। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्या अब मैं मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन की तलाश करके दूँ? वासिफ ने इसकी मुदाखलत पर बरहम होते हुए कहा। मुझे शक है कि सर मोबाइल इस लड़की ने वहाँ से चुराया है। अरबाज के मुताबिक सुबह मोबाइल वहाँ मौजूद था, लेकिन अब गायब है। लगता है ये कैबिन में गई थी तो इसने मौका देखकर वहाँ से मोबाइल उठा लिया था। तलाशी लो इसकी अभी और सारे कमरे की भी। वासिफ सूरत हाल की नज़ाकत समझकर जोर से चिल्लाया। शहनीला समझ सकती थी कि आने वाले लम्हात इसके लिए कितनी तकलीफ हो सकते हैं, मगर इसने बेहोश बने रहने में ही आफियत समझी। मकर करती है साली। वासिफ ने एक जोर का ठुड्डा इसके पहलू में मारा, फिर इसकी तलाशी लेने लगा। इधर इसके मुलाजिम ने कमरे में तरथली मचा दी। कमरे में कुछ ना मिला तो बाथरूम में जा घुसा और फिर मिल गया का नारा लगाते हुए बाथरूम से बाहर निकला। मुझे दिखाओ। वासिफ ने इसके हाथ से मोबाइल फ़ोन झपटा और चेक करने लगा। फौरन इस शयान की मिस्ड कॉल इसके सामने आ गई। कॉल की थी इस बास्टर्ड को। इसने शहनीला को एक बड़ी सी गाली से नवाजा और पे दर पे कई मुक्कों को उसके सीने पर दे मारा। इस बार वो खामोश न रह सकी और दर्द से चिल्लाने लगी। बताओ क्या बात हुई थी उससे? तूने क्या क्या बताया था उसे? वासिफ इसे मारने के साथ झूठता भी रहा। कुछ नहीं, इसका फ़ोन अंगेज जा रहा था, मेरी बात नहीं हो सकी। इसने अटक अटक कर सच बता दिया। पहली बार के वक्फे के बाद इसने कुछ वक्फे से दूसरी मरतबा कॉल की थी, लेकिन दूसरी कोशिश भी नाकाम गई। इस कोशिश के बाद वो बिस्तर पर आ लेटी थी तो नकाहट से इसकी आंख लग गई और अब वासिफ के आने पर खुली थी। मेरा ख्याल है सर बाकी तहकीक बाद में होती रहेगी। सबसे पहले आपको यहाँ से शिफ्ट कर जाना चाहिए ताकि अगर कोई गड़बड़ हुई है तो भी फ़ोन नंबर के जरिए ट्रेस करने वाले आप तक पहुँच ना सके। वासिफ के मुलाजिम ने दरमियान में बात टोक कर एक तरह से शहनीला को तशद्दुद से निजात दिलाई। अरबाज से कहो कि अपने मोबाइल की चोरी की रिपोर्ट लिखवाए। मैं SHO को कॉल करूंगा, कल की तारीख में FIR काट देगा। वासिफ का दिमाग भी सूरत हाल के मुताबिक काम करने लगा। अगले चंद मिनटों में वो न सिर्फ बाजियाब शुदा मोबाइल को लेकर सिम समेत तोड़ फोड़ कर तबाह कर चुका था, बल्कि शहनीला समेत गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना भी हो गया था। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। इंस्पेक्टर का इमरान नाराज सा उनसे मुखातिब था। धोखे की कोई बात नहीं है सर, हमने देखा आप कुछ कर नहीं पा रहे तो अपनी सी कोशिश करके देख ली, जिसके कुछ नताइज भी आए हैं। वो कामरान को अब तक की पेशरफ्त से आगाह करने लगे। मूनलाइट नाइट क्लब के हवाले ने कामरान को चौंका दिया था। इसे याद आया कि जलाल इसे मारिया के मुतालिक जो रिपोर्ट्स देता रहा था, इनमें मूनलाइट क्लब का जिक्र भी था कि मारिया वहाँ जाती है। शहनीला ने हमें जिस नंबर से SMS भेजा है वो नंबर अब मुसलसल बंद जा रहा है। मुझे डर है कि वो पकड़ी गई है या फिर किसी और वजह से फ़ोन हाथ से निकल गया है। शयान ने इसे अपनी फिक्रमंदी से आगाह करते हुए कहा। नंबर मुझे तो मैं कोशिश करता हूँ इस बारे में मालूम करने की। देख ले, इससे पहले आप
अपनी ऐसी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सके। शायान ने उसे नंबर दे दिया लेकिन जताए बगैर ना रह सका। कामरान का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया लेकिन इसने जुबान से कोई जवाब न दिया। हकीकतन इस पर यह बात खुल चुकी थी कि इसके महकमे के अंदर से ही इसके काम में रोडेट किए जा रहे हैं और कहीं से आर्डर किए जा रहे हैं कि इसके साथ ताउन न किया जाए। आर्डर देने वाला कौन था वो जानता नहीं था लेकिन हथियार भी डालने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त इसने एक मुबहम सी उम्मीद के सारे अपने मातहत जलाल को कॉल की। कहाँ हो जलाल, तुमने मुझे मैडम मारिया के बारे में अब तक कोई रिपोर्ट नहीं थी। जैसे ही कोई खास बात मालूम होगी मैं आपको बताऊंगा सर। अब फिक्र ना करें, इस बार मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि कुछ ना कुछ सामने आकर रहेगा। क्या मतलब, कैसा इंतजाम? जलाल के जवाब ने इसे चौंका दिया। मेरा एक जर्नलिस्ट दोस्त है अकमल, इसे मैडम मारिया के पीछे लगा दिया है। बहुत ऊंची चीज है, कुछ ना कुछ मालूम करके ही दम लेगा। अकमल, इस नाम ने कामरान को चौंका दिया। वलीद और शायान ने अपनी वीडियो वाली एक्टिविटी के मुतालिक जो मुस्बत नताइज बताए थे इनमें अकमल की फोन कॉल का भी जिक्र था। अकमल से फौरी रब्ता करो जलाल और इसे लेकर मेरे पास आ जाओ। इसने अपने मातहत को हुक्म दिया और सिलसिला मुनक़ता करके अपनी तरफ सवालिया नजरों से देखते वलीद और शायान की तरफ मुतवज्जह हुआ और पूछा, तुम लोगों की दोबारा अकमल से बात हुई? नहीं, हम चाह रहे थे कि वो रब्ता करे ताकि इसे ज्यादा बाहों का मौका मिल सके। सहाफ़ी बरादरी में बहुत लालची और मौका परस्त शख्स है वो, इसलिए हमने जानबूझकर इसे इग्नोर किया हुआ है। वलीद ने जवाब दिया। रब्ता करो इससे, मैं देखता हूँ इस सहाफ़ी की दुम को। कामरान ने कहा तो वो अकमल से रब्ता करने की कोशिश करने लगे लेकिन मायूसी ने मुंह दिखाया। अभी ये कोशिशें जारी थी कि कामरान के पास जलाल की कॉल आने लगी। गजब हो गया सर, अकमल रोड एक्सीडेंट में मारा गया है। फोन पर इससे मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा तो मैं करीब होने की वजह से इससे मिलने इसके फ्लैट पर पहुंच गया। इसका पूरा फ्लैट उधड़ा हुआ पड़ा है और लोग बता रहे हैं कि खबरों में इसके एक्सीडेंट से मौत का बताया जा रहा है। कामरान की कॉल रिसीव करते ही जलाल ने एक सांस में बगैर रुके बताता चला गया, ओ माय गॉड, तुम खुद जाकर देखो और कोशिश करो अकमल का मोबाइल वगैरह भी मिल जाए। कामरान ने इसे हदायत देकर थके थके अंदाज से सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इन दोनों को अकमल की मौत और घर जाने की हालत के बारे में आगाह करने लगा। वलीद फौरन ही अपने मोबाइल फ़ोन पर खबरें लगाकर इस इत्तला की तस्दीक करने में मसरूफ़ हो गया, जबकि शायान गुस्से और अफसरदगी से बोला, देख लिया आपने, इस सारे चक्कर में कितने लंबे हाथों वाले लोग मुलविस हैं। हमारे हाथ में अभी क्लू आया ही नहीं और बंदे गायब होना शुरू हो गए। शायद मूनलाइट क्लब के वेटर का क्लू काम कर जाए। वो मंजर आम से गायब भी हुआ तो इसके किसी साथी को घेर कर इसके बारे में मालूमात निकलवाई जा सकती हैं। कामरान ने आइडिया दिया, ठीक है इस पर कोशिश करके देखते हैं लेकिन प्लीज़ आप अपने महकमे के किसी फर्द से काम मत लीजिए। मुझे शक है कि कोई काली बेट इस दफ़ा भी काम खराब कर देगी। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब जो कुछ करना है हमें खुद ही करना है। वलीद ने मोबाइल की स्क्रीन से नजरें उठाकर शायान की तायद की। अगर ऐसा है तो चलो हम तीनों मिलकर ही कुछ प्लान करते हैं। कामरान ने रजामंदी जाहिर कर दी। यूं वो तीनों आपस में साथ जोड़कर बैठ गए। मुझे तुमसे ऐसी बेपरवाही की उम्मीद नहीं थी जी, मैं माफ़ चाहती हूँ मेरे आका, मेरे गुमान में भी नहीं था कि बात इस हद तक चली जाएगी। मालूमात तो बस यही थी कि वो इंस्पेक्टर लड़कियों की सप्लाई का शक करके मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं कोशिश कर रही थी कि इसके साथ छेड़छाड़ किए बगैर से मुतमईन कर दूँ। ये बीच का चक्कर तो बिल्कुल ही अलग से निकल आया है। बहुत परेशान थी। खैर तसल्ली रखो, अभी तक के मामलात हमारे काबू में हैं। मैंने इंतजाम कर रखा है कि किसी भी कोशिश करने वाले को मतलूबा मालूमात हासिल ना हो सके। वो अपने आका की पसंदीदा दासी थी, इसलिए वो इससे ज़्यादा सख्ती से पेश नहीं आ रहा था। सारी गड़बड़ इस लड़के शायान ने फैलाई हुई है। इसकी वीडियो ने लोगों को चौंकाया और वो बातें निकलना शुरू हो गई जिन पर किसी की तवज्जो भी नहीं थी। मेरा दिल चाहता है कि हर एक को छोड़कर पहले उसे ठिकाने लगाऊं। इसे दांत पीसते हुए अपनी आवाज का इजहार किया। इसे छेड़ने की गलती भी नहीं करना। अगर इसे कुछ हुआ तो ना मानने वाले भी यकीन कर लेंगे कि वो जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सच था। हमें 9-11 तक बेहद मोहतात रहना है। इतना सब कुछ कर लेने के बाद हमारा ये अहम दिन ज़ाया नहीं होना चाहिए। तुम जानती हो ना शैतान को खुश करने के लिए कितना अहम मौका है। सारे अमाल एक तरफ है और एक दिन दी जाने वाली अजीम कुर्बानी एक तरफ है। इस कुर्बानी में अपना किरदार अदा करने वालों की जो पावर हासिल होगी इसका तुम सोच भी नहीं सकती। वो उसे समझाने लगा, मैं मुहतात रहूंगी मेरी आका, आप भी बिल्कुल बेफिक्र हैं। हमारी तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। सातों बच्चों का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। बच्चे वालिदैन से बिछड़ने पर उदास तो हैं लेकिन इन्हें इतनी सहूलियात और दिल बहलाने का सामान मुहैया किया जा रहा है कि वो ज़्यादा तंग नहीं है। सिर्फ वो शायान की बांजी उम्मे हानी है जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करती है। अकलौती बच्ची होने की वजह से माँ बाप से थोड़ा ज़्यादा मानूस है। इसने तारीकी की आड़ में मौजूद शख्स को तफसीली रिपोर्ट दी। जहाँ तुम लोगों ने इसे इतने दिन हैंडल किया है ये भी थोड़ा सा टाइम निकाल ही लोगे। ये बताओ कि न्यू बॉर्न बेबी के हसूल वाला मामला कैसे चल रहा है। नर्स ताबिंदा से हमारी डील तय है। इसे अपनी माँ की ज़िंदगी हर सूरत बचानी है, इसलिए इसके ज़ुबान खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी इसकी निगरानी की जा रही है। मुतमईन है वो कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगी और बाद में हम इससे जान छुड़वा लेंगे। इसने रिपोर्ट दी। और शाहनवाज इसकी क्या खबर है, कुछ अता पता मिला उसका? इसने एक ऐसा सवाल किया जिसके टले रहने की वो मुसलसल दुआ कर रही थी। इसकी तलाश जारी है मेरे आका, लेकिन लगता है शायान सिद्दीकी की वीडियो के बाद वो कुछ ज्यादा ही पकड़े जाने से डर गया है और किसी खो में जा चुका है। अपने सूखते हलक को थूक निकल कर तर करते हुए इसने हल्के फुल्के अंदाज में इस मामले को इतना हल्का मत लो जी, वो
इनका सबसे बड़ा अहम क्लू और हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। अगर वो किसी तरह इनके हाथ लग गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ वही था जो इसे मारिया की बजाय जी कहकर पुकारता था कि बकौल इसके वो इसकी जिंदगी में आने वाली आखिरी हसीन तरीन औरत थी। जिसके बाद इसने हसीनाओं की आमद पर ऐसे फुल स्टॉप लगा दिया था जैसे अल्फाबेट्स में जी के बाद कोई दूसरा लेटर नहीं आता। मैंने कोशिश की थी कि आपके हुक्म के मुताबिक इसको हमेशा के लिए गायब कर दूं, लेकिन वो पहले ही मंजर से गायब हो गया। इस बार इसके लहजे में एतराफ़ शिकस्त था। बहरहाल इसकी तलाश जारी रखो, वो हमारे हाथ ना आए, लेकिन 9/11 से पहले किसी और के हाथ भी नहीं आना चाहिए। इसने हुक्म सादिर किया। ऐसा ही होगा मेरे आका। वो खड़ी होकर रकू के बल इसके सामने झुकी। वो इसकी ज़िंदगी में आने वाला अनोखा तरीन मर्द था जो रोज़े अव्वल से आज तक इसके लिए राज बना हुआ था, लेकिन इसने इसके ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया था। जो पहले सिर्फ पैसे के हसूल के लिए अपने हुस्न का सौदा करती थी, आज पैसों में खेलती फिरती और एडवर्टाइजिंग एजेंसी की आड़ में खेले जाने वाले खेल से अब तक करोड़ों बना चुकी थी। इस धंधे में आने से पहले इसने शैतान का पैरोकार बनना मंजूर कर लिया था और इतराफ़ करती थी कि शैतान अपने पैरोकारों की भरपूर मदद करता है। इसका ख्याल था कि शैतान ही की मदद का कमाल था कि अब तक वो एक बार भी नहीं पकड़ी गई थी। जहाँ किसी गड़बड़ का एहतमाल होता, जरा सी डोरियां हिलाने पर सारे मसाइल हल हो जाते। इसे उम्मीद थी कि इस बार भी ऐसा होगा कि वो अपने बड़े दिन के इज्तिमा पर बड़ा बलिदान देकर बड़ी कामयाबी समेटने में कामयाब हो जाएंगे। तुमने कह दिया तो मुझे कामयाबी का यकीन हो गया। वाकई सब ठीक रहेगा। आओ अब सब मिलकर इस कामयाबी का पेशगी जश्न मनाते हैं। अल्फाज की अदायगी के साथ ही कमरे में इसकी जानी पहचानी धीमी मौसीकी तैरने लगी। इस मौसीकी के साथ इसका वजद में आना लाजमी था। सो हमेशा वाले मराहिल में से गुजर कर वो इस लम्हे तक पहुंच गई जब रोशन और तारीख हिस्सों में मुनकसम कमरे की रोशनी और तारीकी आपस में घुलने मिलने लगती थी और वो अपने पसंदीदा लेकिन पुरस्कार मर्द की बाहों में पहुंच जाती थी। ये तो वही डाक के 3 पात का नतीजा है। इतनी ख्वारी उठाने के बाद भी हम इस मंजिल तक नहीं पहुंच सके। वो तीनों थोड़े से तब्दीलशुदा हलियों के साथ एक पार्क में जमा थे और काफ़ी हद तक मायूस भी नजर आ रहे थे। होटल मूनलाइट के जिस वेटर के बारे में शाहनीला से हिंट मिला था वो मंजर से बिल्कुल ही गायब था। इसके बारे में सिर्फ इतना मालूम हो सका कि इसका नाम शाह नूर है जो किसी खानदान के बगैर तनहा रहता है। इनकी थोड़ी सी मालूमात आगे बिल्कुल तारीकी तक थी, यहाँ तक कि शायान की यह फहमी भी दूर हो गई कि वो अपने एक करीबी दोस्त के जरिए कॉल्स, रिकॉर्ड और लोकेशन निकलवा लेगा जिनके हसूल में इंस्पेक्टर कामरान नाकाम रहा है। इसके दोस्त ने वादे तौर पर इसे बताया कि इसके फराहम करदा नंबर इन मखसूस नंबरों में शामिल थे जिनके साथ छेड़छाड़ करने में हुसूसन ममानत की गई थी और सिस्टम में ऐसा निज़ाम मौजूद था कि अगर कोई चुपके से ऐसी कोई कोशिश करता तो सिस्टम अलर्ट जारी करके इसकी राह में रुकावट खड़ी कर देता। इस कदर नाकामी के बाद उन्होंने आला सतह लोगों से मिलने और इस मसले पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हर जगह से नाकामी हाथ आ रही थी। यहाँ तक कि DIG साहब जो पहले खुद इनसे मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद रहते थे सिरे से दस्तयाब ही नहीं थे। इनके बारे में इतला मिली थी कि वो अपने सालाना छुट्टियों पर है, लोगों के बच्चे मर रहे हैं और यहाँ पुलिस के आला अफसरान को अयाशी सूझ रही है। मैं इस तर्ज अमल पर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाऊंगा। शायान ने तैश में आकर अपना फैसला सुनाया था और जवाबन इसे धमकी मिली थी। इस बार अगर कोई वीडियो बनाने की गलती की तो बांजी के साथ पूरे खानदान को खो बैठोगे। धमकी देने वालों ने अमली सबूत इस तरह दिया था कि इसके रिहायशी घर में आग लगवा दी थी और वो और राबिया मुसलसल सादी आपी के घर मुकीम थे, इसलिए इस आफत से तो जान बच गई थी, लेकिन घर के साजो सामान के साथ कई अहम कागजात और कीमती किताबें भी जलकर राख हो गई थी और इस नुकसान पर दोनों बहन भाई को शदीद सदमा हुआ था। लेकिन उन्होंने सादिया आपी से इस मामले को छुपा लिया था और खुद को बिल्कुल मगन जाहिर करने की कोशिश करते रहे थे। अगर हम डायरेक्ट मैडम मारिया को उठा लें तो कैसा रहेगा? बहुत सोच सोच कर कोई हल ना सूझा तो शायान ने तजवीज़ पेश की। बच्चों का खैर समझाया इस बात को। वो इतनी पहुंच वाली औरत है कि पक्के सबूतों के बगैर मैं इसे अरेस्ट करने का सोच भी नहीं सकता। बाकी रही अगवा की बात तो ये हमारे पास की बात नहीं। इसके साथ इसके गार्ड्स चलते हैं और हमारा ये हाल है कि अगवा कर भी लें तो रखने के लिए कोई डंग की जगह मौजूद नहीं है। कामरान ने इसकी तजवीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठने से हम अपने बच्चों को खो देंगे। अब तो 9/11 बिल्कुल सर पर है और हम बच्चों की बाजियाबी के लिए कुछ ना कर पा रहे हैं। वलीद ने इसे एहसास दिलाया। करें भी तो करें क्या? इस सहाफ़ी अकमल का अंजाम देखा है? कामबख्त जाने क्या जान गया था कि जान से ही चला गया है। कामरान के लहजे में गुस्से की आमेज़ थी। अकमल के एक्सीडेंट के बारे में कई ऐनी शाहिदीन ने बताया था। साफ लगता है कि एक बड़ी गाड़ी ने जानबूझकर इसकी मोटरसाइकिल को हिट किया और भाग निकली। बाद में मालूम करने पर इस गाड़ी के नंबर भी जाली निकले और अकमल के मोबाइल फ़ोन का भी कोई अता पता नहीं मिल रहा था। अब ये खबर नहीं थी कि हजूम में से किसी ने इसके मोबाइल पर हाथ मार लिया था या हजूम में शामिल होकर मुजरमान के किसी साथी ने हाथ दिखाया था। जो भी था ये अकमल ही था जिसकी वजह से मैडम मारिया का मुतल्लिका केस से ताल्लुक जोड़ने में कामयाब रहे थे। अकमल जलाल के कहने पर मैडम मारिया वाले केस पर काम कर रहा था और इसकी केस पर काम करते करते ही इसने इन्हें फ़ोन पर इतला दी थी कि इसके पास 9/11 के हवाले से अहम मालूमात और कोई वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अकमल से मुलाकात हो जाती तो अकदा खुल जाता, लेकिन इसकी मौत बहुत से सवालात पीछे छोड़ कर गई थी और वो अंधेरे में टामक टोइयां मार रहे थे। 16-17 साल का वो लड़का अगरचे अच्छे साफ सुथरे लिबास में मलबूस था, लेकिन इसके हाथ पैरों के साथ और मुस्लिकन
काले पड़े नाखूनों के किनारों से जाहिर था कि वो मेहनत कश तबके से ताल्लुक रखता है। ये हाशिम के साथ मैकेनिक की दुकान पर काम करने वाला वही लड़का था जिसने हाशिम से राब्ते में रहने वाले मलंग की शक्ल देख रखी थी और जिसे वलीद अपने साथ बिठाए मौसूल होने वाले मलंगों और आमिलों की मुख्तलिफ तस्वीर दिखाता रहा था। लड़के का नाम ताहिर था और वो अपने अकीदे के मुताबिक नौचंदी जुमेरात को बाबा के मज़ार पर हाजिरी देने के लिए आया था। हाजिरी के बाद इसने हस्बे मामूल मज़ार पर बैठे फ़कीरों में हस्बे इस्तात खैरात तकसीम करनी शुरू कर दी। एक कतार में बैठे मुतअद्दिद फ़कीरों को 10 रुपये पकड़ा कर चले जाना इस जैसी हैसियत के लड़के का दरिया दिली का सबूत था। इस काम को वो बहुत शौक और फहर से अंजाम दिया करता। वो भी कतार में बैठे 5वें फकीर तक ही पहुंचा था कि जाने कैसे इसके पाँव में रपटा आ गया और वो धड़ाम से कुछ इस तरह फकीर के ऊपर गिरा कि वो बेचारा भी इसके साथ उलट पड़ा। गिरने से फकीर की चादर की बकल खुल गई और चेहरा दिखाई देने लगा। हट जा हबीस, फकीर को तकलीफ देता है, तेरा बेड़ा गर्क हो। खुद पर टूटने वाली इफ्तार से पहले फकीर बौखला गया और फिर अपने ऊपर से उसे धक्का देते हुए चीखने चिल्लाने लगा। माफ कर दो बाबा, गलती होगी। ताहिर खुद को संभालता हुआ खड़ा होने की कोशिश करते हुए और माफी मांगते हुए गिरे फकीर को सहारा देने लगा। दफा हो जा, नहीं चाहिए तेरा सहारा। फकीर ने इसका हाथ झटक दिया और खुद ही उठकर बैठते हुए जल्दी से दोबारा अपने गिर्द चादर लपेटने लगा। कतार में बैठे दिगर फकरा और गदागर इस सूरत हाल से महसूस होते हुए दिल खोल कर कहके लगा रहे थे। शायद इसके लिए इसका मिजाज ज्यादा ही बरहम हो गया था। माफी दे दो ना बाबा, यकीन करो मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ताहिर की अकीदत झटकियां खाने के बावजूद बगैर माफी मिले वहां से जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। जा, नहीं करता माफ तुझे, जो करना है कर ले। फकीर ने इसकी आजिज़ी पर नरम पड़ने की बजाय इस पर मजीद सेहपा हो गया। पर्दे वाली सरकार का पर्दा तोड़कर बहुत बुरा किया है तूने। अब जा, तुझे माफी नहीं मिलेगी, बस अब चुप करके चला जा। तो इसी में तेरी बुलाई है। एक दूसरे फकीर ने ताहिर को समझाया तो वह दिल गिरफ्ता सा होकर आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ था जो उसके जहन में चुभ रहा था। इसी चुभन ने इसे जाते जाते एक बार फिर पलटकर फकीर की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। वो भी इसी की जानिब देख रहा था और चादर की बुक्कड़ से झांकती हुई इसकी बड़ी बड़ी आंखों में अब भी तपिश थी। इन आंखों को देखते ही ताहिर के जहन में कुछ क्लिक हुआ। वो एकदम ही से उसे समझ में आ गया कि आखिर बात क्या थी जो उसके जहन में चुभ रही थी। फकीर का हुलिया अगरचे थोड़ा सा बदला हुआ था, लेकिन इसे याद था कि इससे पहले भी वो इसे देख चुका है। ये वही मलंग था जिससे इसने हाशिम से मिलते जुलते देखा था और जिसकी शायान और वलीद को तलाश थी। मैं वलीद भाई को फोन करके इस बारे में खबर देता हूँ। वो एकदम ही पुरजोश हो गया। वैसे भी इसे वो सारी हातम मदारत याद थी जो वलीद ने अपने दफ्तर में इसकी की थी। अब वक्त आ गया था कि इसमें मेहमान नवाजी का बदला उतारा जाए। इसने फौरन ही जेब में हाथ डालकर बड़ी जद्दोजहद के बाद खरीदा के अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें महफूज वलीद का नंबर डायल किया। मैंने इसे ढूंढ निकाला वलीद भाई, वो मुझे मिल गया है। वलीद की हालत सुनते ही इसने पुरजोश लहजे में बताया। किसकी बात कर रहे हो ताहिर? वलीद किसी काम में मसरूफ था, इसलिए फौरी तौर पर इसकी बात का मतलब समझना सका। इसी अमल बाबा की जो हाशिम से मिलता जुलता था और जिसकी आपको तलाश थी। जोश में इसकी आवाज़ खासी बुलंद हो गई थी। वो हुलिया बदल कर यहाँ मज़ार के बाहर मौजूद है और खुद को एक बड़ी सी चादर में लपेट कर फकीरों के दरमियान छुपा हुआ बैठा है। इसे एहसास भी नहीं था कि इसकी गुफ्तगू कोई ऐसा शख्स भी सुन रहा है जिसके जिम्मे शाहनूर की तलाश का काम था और अनजाने में इसने इसके काम को आसान कर दिया था। ये तो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ दी है तुमने। मुझे इस मज़ार का एड्रेस दो और हमारे आने तक वहीं रुको और इस पर नज़र रखो, लेकिन खबरदार इसके करीब नहीं जाना और ना ही खुद को इसकी नज़रों में आने देना है। वलीद इसे समझाने लगा। जी ठीक है। इसने जवाब देते हुए एक नज़र फकीरों की कतार की तरफ डाली तो इसे अपने मतलूबा फकीर के सामने एक मास्क पहने शख्स खड़ा दिखाई दिया। वो शख्स फकीर के आगे झुका तो इसे लगा कि वो इसके कासे में कुछ डालने लगा है, लेकिन अगला लम्हा इसके लिए हैरान कन था। फकीर ने इस शख्स को देखते ही उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिश में कामयाब होने से कबल ही वो इसकी चादर खींचकर इसके बदन से उतार चुका था। चादर बदन से उतरी तो फकीर यूं चीहा जैसे बीच बाजार में बरहना कर दिया गया हो, लेकिन फिर इसकी आवाज़ गोलियों में दब गई। ताहिर ने इसे होन में लथपथ जमीन पर गिरते हुए देखा। एकदम ही वहां भगदड़ मच गई, लेकिन किसी में हिम्मत ना हुई कि फकीर को गोली मारकर फरार होते शख्स की राह रोक सके। वो अपना खौफनाक पिस्तौल लहराता हुआ इससे गाहे गाहे हवाई फायरिंग करता हुआ किसी छलावे की तरह करीब खड़ी अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचा और देखते ही देखते वहां से रफू चक्कर हो गया। क्या हुआ है ताहिर? लोगों के चीखने और फायरिंग की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम ठीक तो हो ना? सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ की सारी आवाज़ें दूसरी तरफ वलीद तक पहुँच रही थी। वो मार गया वलीद भाई, इसे अभी अभी किसी ने गोलियां मार दी हैं। इसके पुकारने पर ताहिर पर तारी हो जाने वाले आरजी सख्ता टूट गया और इसने वहशी ज़दा लहजे में वो खबर दी जिसने लाइन के दूसरी तरफ मौजूद वलीद को भी सख्ते में मुतला कर दिया। कामयाबी ने करीब आते आते एक मरतबा फिर अपना रुख तब्दील कर लिया था।